हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रितु मैम आज की आपकी हिंदी की क्लास लूँगी। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, ऑब्वियसली होगा कि आज ही मैं ये क्लास क्यों ले रही हूँ। एक्चुअली आपके जो सर हैं विनय सर, उन्हें किसी ज़रूरी काम की वजह से एक्चुअली कोई इमरजेंसी थी जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है और वो ऐसी जगह पे गए हुए हैं जहाँ पर वो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से उनके बिहाफ़ पे आज मैं आपके लिए ये हिंदी की वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये लास्ट टाइम में एक भी दिन ऐसा ना हो जो कि वेस्ट हो जाए। अगर आज वो कोई वीडियो अपलोड नहीं करते तो उससे कुछ बच्चों का शायद नुकसान हो जाता। तो इसी उम्मीद के साथ कि शायद जो ये वीडियो है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएँ, उन्होंने ये वीडियो मुझे बनाने के लिए कहा। हालाँकि इस वीडियो का जो पूरा का पूरा डाटा है वो विनय सर ने ही मुझे प्रोवाइड किया है। मैं सिर्फ़ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आज की हिंदी की ये क्लास। अब इस क्लास के अंदर हम समझेंगे संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और कारक को। तो ये 5 टॉपिक है आपके जिन्हें आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। अब बहुत से बच्चों को ये लगेगा कि ये तो बहुत ईज़ी टॉपिक है जो कि 5th-6 के बच्चों को भी आते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5-6 सवाल इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि राम ने पुस्तक लिखी। तो रेखांकित इसमें से वो राम को कर सकते हैं, पुस्तक को कर सकते हैं कि बताइए कि राम क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, वाच्य है, अव्यय है, क्या है? तो इन चीज़ों का पता आप तभी कर सकते हैं जब आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा हो। जो ये चीज़ें हैं ये देखने में मामूली लगती हैं संज्ञा, सर्वनाम, लेकिन जब तक आप इनका डीप मीनिंग नहीं समझ पाते तो आप एक लाइन के अंदर उनकी पहचान भली-भाँति नहीं कर सकते। तो किसी भी शब्द को पहचानने के लिए हमें ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। पहला टॉपिक जो है संज्ञा। संज्ञा वैसे नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। जैसे कि अगर किसी इंसान का नाम है, जैसे कि मैंने अपना नाम बोला है रितु मैम, तो मेरा जो नाम है रितु वो क्या हो गया? वो एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो वो किसके अंदर चला जाएगा? व्यक्ति के अंदर चला जाएगा। वस्तु का नाम, जैसे कि मैं मोबाइल से आपको पढ़ा रही हूँ, तो मोबाइल क्या हो गया? वस्तु। लेकिन उस वस्तु का नाम क्या है? मोबाइल। तो जो मोबाइल है वो किस कैटेगरी के अंदर जाएगा? आपका संज्ञा के अंदर जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, इसी प्रकार किसी भी स्थान का नाम, जैसे कि आगरा। आगरा क्या है? एक स्थान का नाम है। तो नाम वर्ड अगर किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो किस कैटेगरी के अंदर चला जाता है? आपका संज्ञा के अंदर चला जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो भी नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या फिर किसी भाव का हो, जैसे कि कोई जोक पढ़ के हमें क्या आ जाती है? हँसी आ जाती है। तो हँसी क्या है? एक प्रकार का भाव है। तो इसलिए जो हँसी शब्द है वो आपका किसके अंदर जाएगा? वो जाएगा आपका संज्ञा के अंदर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको संज्ञा अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि कोई भी नाम हो, चाहे वो वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, किसी का भी हो, वो किसके अंदर जाएगा? संज्ञा के अंदर जाएगा। लेकिन जो संज्ञा है, वो आगे बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड की गई है। इसे बहुत सारे भागों में बाँटा गया है। अब कुछ में अर्थ के आधार पर बाँटा गया है, कुछ में व्युत्पत्ति के आधार पर बाँटा गया है, कुछ में जीवन के आधार पर बाँटा गया है और कुछ में गणना के आधार पर बाँटा गया है। अब एग्ज़ाम में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है? किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है? जीवन के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है? गणना के आधार पर कितने प्रकार की है? एवं व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की है? तो सबसे पहले आपको यही याद होना चाहिए कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका अर्थ के आधार पर था, तो अर्थ के आधार पर होती है आपकी संज्ञा 5 प्रकार की। आइए देखते हैं। वैसे तो जो अर्थ के आधार पर है, संज्ञा के 2 मेन भाग होते हैं। एक तो धर्म
और एक वस्तु के आधार पर। तो धर्म के आधार पर जो संज्ञा है उसे बांटा गया है आपका केवल भाववाचक संज्ञा में। अब जो ये धर्म है, धर्म के अंदर आपके क्या आते हैं, जो गुण, दोष, भाव, ये सारी चीजें होती हैं, ये किसके अंदर चली जाती है, आपकी भाववाचक संज्ञा के अंदर चली जाती है। इसी तरीके से जो वस्तुीय भाव होता है उसके अंदर आपका क्या क्या जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप ये दो नहीं बल्कि आप क्या बताएंगे, 5 प्रकार की होती है। और वो 5 प्रकार कौन-कौन से हैं? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक। उम्मीद करती हूँ आपको इन सभी के नाम स्पष्ट हो गए होंगे। अब आइए हम समझते हैं इनको अलग-अलग करके कि जो ये भाववाचक संज्ञा है ये क्या होती है। ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाववाचक संज्ञा के साथ। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, भाव जिस चीज को हम नाप नहीं सकते, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, भाव क्या होते हैं, ऐसी चीज जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, भाव कहा जाता है। जैसे कि आपका बचपन शब्द है, अब बचपन आप में से किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं या फिर उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं या फिर जिनकी कल्पना कर सकते हैं, वो किसके अंदर जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं, दया। अब किसी की दया को ना तो हमें आंखों से दिखाई देगी कि ये दया कर रहा है, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं या फिर कल्पना कर सकते हैं कि कोई किसी के ऊपर दया कर रहा है। कृपा, तो कृपा जो है वो भी महसूस ही की जा सकती है। मित्रता, मित्रता भी एक प्रकार की फीलिंग है। और बचपन जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, टाइम है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं या फिर उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो जिन चीजों को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा आपका भाववाचक के अंदर। ठीक है, उम्मीद करती हूं कि ऐसे नाम जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं या फिर जिनके बारे में केवल सोच सकते हैं, वो किसके अंदर जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंदर। अगला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसका अर्थ होता है विशेष। विशेष मतलब जो स्पेशल नेम होते हैं, चाहे वो किसी इंसान के हो, जानवर के हो, वो सब किसके अंदर चले जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर चले जाएंगे। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं गांव और इसी के साथ मैं बोलूं आगरा और शहर, अब ये 3 शब्द आपके पास है। जो ये गांव है ये भी नाम है, एक जगह को दिया हुआ नाम है कि एक जगह का नाम हमने गांव रख दिया। और शहर जो है ये भी एक जगह को दिया गया नाम है। और आगरा भी एक जगह को दिया गया नाम है। तो तीनों वर्ड क्या है, आपके नाम है, नाम वाले शब्द है, तो तीनों किसके अंदर जाएंगे, संज्ञा के अंदर जाएंगे। लेकिन जो आगरा है वो एक विशेष गांव, एक विशेष शहर का नाम है। तो विशेष होने के कारण ये किसके अंदर चला जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक के अंदर चला जाएगा। लेकिन जितने भी शहर दुनिया के अंदर है, हम उन सभी को क्या कहते हैं, शहर कहते हैं। ये कॉमन सी बात है। तो जो कॉमन नाम हर किसी चीज को दिया गया है वो क्या कहलाता है, आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक ऐसा शब्द जो कि पूरी जाति का ही व्यक्तित्व करता है, पूरी जाति को ही दर्शा देता है, वो आपका किसके अंदर जाएगा, जातिवाचक के अंदर जाएगा। जैसे कि अगर मैं कुर्सी शब्द का प्रयोग करूं, तो चाहे प्लास्टिक की कुर्सी हो, क्या कहते हैं, लोहे की कुर्सी हो, सबको क्या कहा जाएगा, कुर्सी ही कहा जाएगा। तो जो कुर्सी है वो दुनिया की प्रत्येक कुर्सी को दर्शा देती है, चाहे वो किसी भी पदार्थ की बनी हो या फिर किसी भी स्टाइल की बनी हो। तो जो एक शब्द पूरे की पूरी प्रजाति का मार्गदर्शन करता है वो किसके अंदर जाता है, जातिवाचक के अंदर जाता है। उम्मीद करती हूँ कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आपको समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार जैसे आपका गाय है, तो एक गाय शब्द जो है वो दुनिया के अंदर जितनी भी गाय है सभी को संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर हमारे घर पे एक गाय है और उसे मैं नाम दे दूं बसंती, तो उस गाय का विशेष नाम हो गया और वो विशेष नाम क्या है, बसंती।
तो यहाँ पर आपका जो बसंती वर्ड है, वो किसके अंदर चला जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंदर चला जाएगा, और जो ये गाय हैं, ये किसके अंदर रह जाएगा? आपका जातिवाचक के अंदर आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि अगर विशेष नाम दे दिया जाता है तो व्यक्तिवाचक, और अगर कॉमन नाम है जिससे हम हर किसी को बुला सकते हैं, जैसे कि दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं, हम उन सभी को बच्चा कहकर बुला सकते हैं, तो वो किसके अंदर जाएगा? आपका जातिवाचक के अंदर जाएगा। अगला है आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक जैसे कि कक्षा है, कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो जो बच्चा है वो तो आपका जातिवाचक संज्ञा को निरूपित करता है, लेकिन जो कक्षा है वो सारे के सारे बच्चों के ग्रुप को दर्शाता है। तो जो किसी भी समूह को दर्शाने के लिए शब्द का यूज किया जाता है, वो किसके अंदर चला जाता है? आपका समूहवाचक संज्ञा के अंदर चला जाता है। जैसे कि अगर बहुत सारी भेड़ बकरी एक जगह खड़ी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह भेड़ बकरियों का झुंड है। तो जो झुंड है वो एक भेड़ बकरी को नहीं, बल्कि बहुत सारी भेड़ बकरियों को निरूपित करता है। तो इसीलिए ये समूह को दर्शाता है, तो ये किसके अंदर चला जाएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार सेना है, सेना यानी हमारी जो आर्मी है, आर्मी के अंदर एक अकेला जवान नहीं होता, बल्कि बहुत सारे जवान जब एक जगह होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सेना कहा जाता है। तो सेना भी क्या है? एक प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों के एक समूह को दर्शा रहा है। तो जो भी शब्द समूह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, वो किसके अंदर चला जाएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंदर चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है कि किसी भी चीज का निर्माण किस धातु से या फिर किस पदार्थ से हुआ है, उस पदार्थ के नाम को क्या कहा जाता है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि सोना है, पूरा का पूरा जो सोना है वो सोने से ही बना होता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, तो वो किसके अंदर चला जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर चला जाएगा। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि जो भी पदार्थों के नाम होते हैं, पदार्थों के नाम जैसे कि आपका पानी हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई, आटा हो गया, ये सब किसके अंदर आप जाएंगे? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जाएंगे। द्रव्य से यहाँ पर गलती से आप द्रव मत समझ लेना कि जो पतली चीजें हैं वो ही इसके अंदर जाएगी। जितने भी पदार्थ धरती के ऊपर है, वो सभी किसके अंदर जाएंगे? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि दाल हो गया, मसाले हो गए, वो सभी किसके अंदर आएंगे? द्रव्यवाचक के अंदर आएंगे। लेकिन अगर मसाले का नाम हो गया, जैसे कि मसाले को मैंने नाम दिया दालचीनी, तो दालचीनी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अगला है आपका जीवन के आधार पर कि कोई चीज सजीव है या निर्जीव। यदि सजीव है तो क्या कहलाएगा? वो प्राणीवाचक संज्ञा, जैसे कि लड़का और घोड़े। और अगर निर्जीव है तो क्या कहलाएगा? अप्राणीवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके पेड़ या फिर कुर्सी, क्योंकि इनके अंदर जीवन नहीं होता। तो जीवन के आधार पर आपकी संज्ञा कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। नेक्स्ट है आपका गणना के आधार पर। गणना मतलब गिनती। जैसे कि आपने इंग्लिश में भी बोला होगा काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो जिस चीज की हम गणना कर सकते हैं वो किसके अंदर जाएगा? गणनीय संज्ञा के अंदर। और जिसकी गणना नहीं कर सकते वो जाएगा आपका अगणनीय संज्ञा के अंदर। अब जो ये गणनीय है, इसके अंदर एक वचन और बहुवचन दोनों आएंगे, लेकिन जो अगणनीय है, ये जो शब्द होते हैं ये सदा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अब जैसे आपका एक शब्द है समुद्र, तो समुद्र जो है वो देखने में तो हमें लगता है कि एक समुद्र है, ये इतना बड़ा है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है कि हम उसकी गणना ही नहीं कर सकते। तो इसलिए जो समुद्र है वो किसके अंदर जाएगा? आपका अगणनीय संज्ञा के अंदर जाएगा। और गणनीय के अंदर चला जाएगा, जैसे कि आपका आम हो गया, पेड़ हो गया, कुर्सी हो गई। अगर हम एक कुर्सी की बात करेंगे तो कुर्सी कहेंगे, ज्यादा कुर्सियों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुर्सियां हो जाएगा। लेकिन जो अगणनीय संज्ञा है, उसके अंदर आपके हमेशा जो शब्द आएंगे वो एक वचन वाले ही होंगे। जैसे कि चीनी। अब चीनी कहने में तो अकेली है, हम चीनी के 2 दाने ले ले तो उसे भी चीनी कहेंगे, और एक डब्बा चीनी ले ले तो उसे भी क्या कहेंगे? हम चीनी ही कहेंगे। लेकिन उसकी हम गणना नहीं कर सकते, इन्हें केवल मापा जा सकता है। मापा मतलब इनका केवल वजन किया जा सकता है। तो वो किसके अंदर जाएंगे? आपके अगणनीय संज्ञा के अंदर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये गणना के आधार पर संज्ञा आपको समझ आई होगी
कि जिस चीज को गिना जा सकता है वो गणनीय और जिसे गिना नहीं जा सकता वो अगणनीय। अगणनीय को सिर्फ तोला जा सकता है या फिर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अगला है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति मतलब इन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ। व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ होता है आपका निर्माण। तो निर्माण किस प्रकार हुआ उसके आधार पर संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। इसमें से आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आपको एक शब्द देंगे और पूछेंगे कि ये शब्द रूढ़ है, यौगिक है या फिर योग रूढ़ है। तो ये बताने के लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और योग रूढ़ क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रूढ़ क्या होते हैं। तो रूढ़ क्या है, जिसके खंड निरर्थक होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जिन्हें अगर हम तोड़ने की कोशिश करें, जैसे कि आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है घर। घर को अगर हम तोड़ते हैं तो घ प्लस र हो जाता है। घ का कुछ मतलब नहीं होता अकेले का और र का भी कुछ मतलब नहीं होता। तो अगर हम इसे तोड़ते हैं तो दो निरर्थक वर्ण हमें प्राप्त होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द किसके अंदर जाएंगे, रूढ़ के अंदर जाएंगे। जैसे कि आपका हो गया लिख, या फिर जैसे कि आपका हो गया मकान। तो ये किसके अंदर जाएगा, आपका रूढ़ के अंदर जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मकान को तो हम तोड़ सकते हैं, मैं प्लस कान। यहां पर कान का तो आपका मतलब हो गया लेकिन मैं का तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो इस वजह से ये किसके अंदर जाएगा, रूढ़ के अंदर जाएगा, क्योंकि इसे तोड़ने पर हमें निरर्थक खंड प्राप्त हुआ। अगला है आपका यौगिक। यौगिक क्या होता है, जिसके खंड जो है वो सार्थक होते हैं। मतलब अगर किसी शब्द को हम तोड़े तो जो दो अलग अलग शब्द हमें मिलेंगे उनका कुछ मीनिंग हो। जैसे कि आपका हो गया पाठशाला। तो पाठशाला को अगर हम तोड़ते हैं तो ये किसमें टूटेगा, आपका पाठ प्लस शाला। अब पाठ का मतलब अपना होता है कि पढ़ना और शाला का मतलब स्थान। तो पढ़ने के लिए जो स्थान है वो क्या है, आपकी पाठशाला। तो यौगिक क्या होगा, जिसे तोड़ने पर हमें जो दो शब्द प्राप्त होंगे उनका अपना कुछ अस्तित्व यानी उनका कुछ अपना अर्थ होगा। यदि अर्थ है तो यौगिक, यदि अर्थ नहीं है तो रूढ़। इसी प्रकार आपका अगला होता है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है, जिसके खंड सार्थक तो हैं लेकिन उसका जो अर्थ है वो क्या हो गया, भिन्न हो गया। जिस प्रकार आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे बहुब्रीहि समास में आपने गजानन पढ़ा था। गजानन मतलब गज प्लस आनन। गज मतलब हाथी और आनन मतलब सिर। हाथी और सिर, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है, कुछ और ही निकलता है। इसका मतलब क्या निकलता है, गणेश। तो इसमें क्या है, हमें सार्थक शब्द तो प्राप्त हो रहे थे लेकिन जो शब्द है उसी का मतलब ही कुछ और निकल जाता है। वो किसके अंदर जाएगा, आपका योग रूढ़ के अंदर जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पंकज। तो ये जो पंकज है वो आपका पंख प्लस जो से मिलकर बना है, जहां पर पंख का मतलब क्या होता है, कीचड़। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पंख का अर्थ क्या है। तो पंख का अर्थ है आपका कीचड़। और ज का अर्थ है आपका जन्मा। तो जो कीचड़ में जन्मा हो, तो कीचड़ में कौन जन्मता है, आपका कमल। तो यहाँ पर पंकज का अर्थ क्या हो गया, आपका कमल। तो शब्द तो कुछ लिखा है लेकिन उसका अर्थ कुछ हो रहा है। ऐसे शब्द किसके अंदर जाएंगे, आपके योग रूढ़ के अंदर जाएंगे। तो ये थे आपके संज्ञा के 4 प्रकार, 4 आधारों पर संज्ञा का वर्गीकरण। और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये वर्गीकरण अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। आइए शुरू करते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था संज्ञा, कि संज्ञा क्या है, नाम है। लेकिन नाम को हटा के अगर हम उसकी जगह किसी और शब्द का प्रयोग कर दें, जैसे कि राम बाजार गया, उसने सेब खाया। तो ये जो दो अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं इसमें बात तो राम के बारे में ही हो रही है, लेकिन पहली बार में हमने उसे राम कह दिया
और दूसरी बार में हमने उसके लिए किसका वर्ड किया, उसने वर्ड का यूज किया। यहाँ पर हमने राम की जगह किसका प्रयोग किया, उसने का प्रयोग किया। राम क्या था, एक संज्ञा था। कौन सी संज्ञा है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति को दिया गया विशेष नाम है। तो किसी विशेष नाम के स्थान पर हमने किस शब्द का प्रयोग किया, उसने शब्द का प्रयोग किया। तो ये उसने जो है ये क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। यानी किसी भी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हो जाएगा वो शब्द क्या कहलाएगा, आपका सर्वनाम कहलाएगा। उम्मीद करती हूं कि सर्वनाम की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। सर्वनाम का सिर्फ एक ही मतलब है कि नाम को हटाकर उसकी जगह जो ले लेगा वही हो जाएगा आपका सर्वनाम। अब इसी प्रकार हम समझेंगे सर्वनाम के भेद। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब इन 6 भेदों में से जो सबसे पहला है और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम भी आगे जाके 3 सर्वनामों में विभक्त किया गया है। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो नॉर्मल बातचीत करने में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें संबोधित करता है। जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं तो मैं अपने आप को क्या बुला रही हूं, मैं। या फिर अगर मेरे साथ एक और आदमी यहाँ पर होगा और हम दोनों मिलकर आपसे कुछ कहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम शब्द का यूज करेंगे। और मैं बात किससे कर रही हूं, आपसे। आप दूसरी पार्टी हैं और आपके लिए मैं किस शब्द का प्रयोग कर रही हूं, आपका। या फिर दूसरे टाइप से हम इसको समझ लेते हैं। सपोज करो एक ये स्कूल है, ये 2 स्कूल हैं, कुछ बच्चे इस स्कूल के हैं और कुछ बच्चे इस स्कूल के हैं, और ये किसी तीसरे स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें से अगर एक बच्चा किसी बात को कहेगा तो वो क्या कहेगा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। और अगर 2 बच्चे बोलेंगे एक साथ तो वो क्या कहेंगे, हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। अब ये बात किसे कह रहे हैं, सामने वाली को कह रहे हैं। तो ये सामने वाले को क्या कहकर बोलेंगे कि तुम ये काम कर सकते हो। अगर अकेले बंदे को कहेंगे तो क्या कहेंगे, तुम ये काम कर सकते हो। तो जो मैं और हम है वो तो किसके अंदर चला जाएगा, आपका प्रथम पुरुष के अंदर चला जाएगा। जो ये दूसरे वाला है तुम, ये किसके अंदर चला जाएगा, मध्यम पुरुष के अंदर चला जाएगा। और ये दोनों मिलकर अगर किसी तीसरे स्कूल के बारे में बात करने लगे तो वो किसके अंदर चला जाएगा, आपका अन्य पुरुष के अंदर चला जाएगा। मतलब अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो उनमें से जो बोलने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। जो सुन रहा है हमारी बात, जैसे मैं बोल रही हूं तो यहाँ पर मैं, हम, हमारा और मुझे, ये सब क्या हो गए, प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाली कौन हूं, मैं। मेरी बात कौन सुन रहा है, आप सुन रहे हो या फिर तुम सुन रहे हो। तो जो तुम और आप है वो कौन है, सुनने वाले। तो जो भी सुनने वाले होते हैं वो किसके अंदर चले जाएंगे, मध्यम पुरुष के अंदर चले जाएंगे। अगर हम दोनों मिलकर महात्मा गांधी के बारे में बात करने लगे कि वह बहुत बड़े नेता थे, या फिर मेरे सामने एक किताब रखी है मैं उसके बारे में बात करने लगूं कि यह हिंदी की किताब है, ये किताबें बहुत अच्छी हैं, इन्हें हमें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर ना मैंने अपने बारे में बात की, ना मैंने आपके बारे में बात की, मैंने किसी तीसरी चीज के बारे में बात कर ली। तो जो तीसरी चीज होती है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो किसके अंदर चला जाता है, आपका अन्य पुरुष के अंदर चला जाता है। उम्मीद करती हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपको अच्छे से समझ आया होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, आपका बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए शब्दों को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए आपके मैं, हम, हमारा, मुझे, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, उन्हें, उसे। उम्मीद करती हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपको भली भांति समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आपका अगला प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो किसके लिए, वो क्या होते हैं, ये संकेतकर्ता होते हैं। संकेतकर्ता माने यह, अगर कोई अकेली चीज मेरे पास है तो मैं उसे क्या बोलूंगी, यह। और अगर वो चीज मुझसे दूर रख दे कोई तो मैं उसे क्या कहूंगी, वह। तो मैं उंगली से इशारा कर रही हूं कि पास है तो यह और दूर है तो वह। अगर ज्यादा चीजें मेरे पास रखी हैं तो क्या हो जाएगा, ये। और ज्यादा चीजें मुझसे दूर चली गई तो क्या हो जाएगा, वे। तो यह, वह, ये और वे, ये आपके किसके अंदर जाएंगे,
निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर जाएंगे। निश्चयवाचक इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जिस चीज के बारे में बात हो रही है हमें पक्का पता है कि या तो वो यहाँ प्रेजेंट है या फिर वो कहीं दूर उपस्थित है, लेकिन उपस्थित जरूर है, ये पक्का है। तो इस वजह से इसे क्या कहा गया? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया। लेकिन अगर हमें यही ना पता चल पाए कि बात किस चीज के बारे में हो रही है, तो वो किसके अंदर चला जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर चला जाएगा। जैसे कि कोई बोल रहा है, हमें ये तो पता है कि बोलने की आवाज आ रही है, लेकिन ये नहीं पता कि बोलने वाला है कौन। तो यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है कि बोल कौन रहा है, उसके लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया? कोई शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर आपका कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ भी क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। जैसे कि दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है, हमें ये तो पता है कि दाल के अंदर है कुछ सामान, लेकिन हमें ये पक्का नहीं पता कि वो सामान है क्या। तो जहां पर आपको डाउट होता है वहां पर आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार आपका अगला होता है संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्यों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो सो या फिर जैसा वैसा। जो सो का उदाहरण क्या हो जाएगा? जो करेगा सो भरेगा। तो जो करने वाला है वही भरेगा। तो जो और सो शब्द आपके किसी को बता रहे हैं, उन दोनों के बीच में संबंध को बता रहे हैं कि जो करने वाला है, भरने वाला भी वही है, कि अगर हम बुरे काम करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो इसने संबंध बताया हमारे कर्मों के बीच में और हमारे परिणाम के बीच में। तो संबंध बताने के लिए प्रयोग किया गया, तो ये क्या हो गए? आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। इसी प्रकार आपका अगला होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कि कौन आया, क्या लाया, क्या खाया, कितने आदमी थे। ठीक है, तो ये किसके अंदर चले जाएंगे? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर चले जाएंगे। अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या करता है? अधिकार को दर्शाता है। तो अधिकार दर्शाने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं अपना खाना, अपना खाना, स्वयं खा लूंगा। तो जहाँ यहाँ पर स्वयं शब्द है, ये आपका किसके अंदर जाएगा? निजवाचक सर्वनाम के अंदर जाएगा। या फिर आप एक उदाहरण ले सकते हैं, अपना खाना अपने आप खाऊंगा। यहां पर आपका दो जगह अपना वर्ड यूज किया गया है। एक जगह तो ये सर्वनाम है, लेकिन एक जगह पर ये विशेषण है। विशेषण जो ये आपका पहले वाला अपना शब्द है, इसके तुरंत बाद संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो अगर अपना शब्द के तुरंत बाद या फिर किसी सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाती है, तो उस जगह पर वो सर्वनाम न रहकर क्या बन जाता है? आपका विशेषण बन जाता है। लेकिन अगर सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जिनका विशेषण की जगह भी प्रयोग किया जाता है, या फिर जो विशेषण के रूप में भी प्रयोग होते हैं। ये चीज मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से जब हम विशेषण टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये जरूरी है कि जो अधिकार जताने वाले शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं स्वयं खा लूंगी, मैं खुद अपना काम कर लूंगी, मैं अपना खाना अपने आप खा लूंगी। तो ये सब किसके अंदर जाएंगे? आपके निजवाचक सर्वनाम के अंदर जाएंगे। मैं खाना आप पका लूंगी। तो आप भी यहां पर क्या हो गया? आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अधिकार जता दिया कि खाना तो मैं ही बनाऊंगी, ये मेरा अधिकार है कि खाना मुझे ही बनाना है। तो ये थे आपके सर्वनाम के उदाहरण। उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लिंग। अब जो ये लिंग शब्द होता है, ये क्या होता है? स्त्री या पुरुष जाति का बोध करने के लिए उपयोग होता है।
तो अगर कोई शब्द हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो वही शब्द क्या कहलाता है? आपका लिंग कहलाता है। अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं तो लिंग के 3 भेद दे देते हैं और कहीं पर 2 भेद दे देते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि वैसे तो लिंग के 3 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। लेकिन हिंदी भाषा में केवल 2 ही लिंग को मान्यता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को, जबकि संस्कृत भाषा में तीनों लिंगों को स्वीकार किया गया है। तो अगर आपका प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं, तो आप हमेशा 2 ऑप्शन को चूज़ करेंगे, यानी कि हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं। तो लिंग क्या हुआ आपका? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हो गए। संस्कृत भाषा में हो गए इसके भेद 3 और हिंदी भाषा में होते हैं इसके भेद 2। अब स्त्रीलिंग कौन से शब्द होंगे जो स्त्री जाति का बोध कराएंगे और पुल्लिंग क्या शब्द होंगे जो कि पुरुष जाति का बोध कराएंगे। उभयलिंग क्या होंगे? ऐसे शब्द जिन्हें बोलने पर हमें यही पता नहीं चल पाएगा कि ये स्त्री जाति के हैं या फिर पुरुष जाति के, जैसे कि डॉक्टर। डॉक्टर बोलने पे हमें पता नहीं चला कि डॉक्टर जो है वो एक स्त्री है या फिर पुरुष है। तो जो सामान्य नाम है जो कि दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकेगा उसे हम क्या कहेंगे? उभयलिंग कहेंगे। लेकिन जो उभयलिंग शब्द होते हैं उनका अस्तित्व किसमें होता है? संस्कृत में होता है। यानी अगर कोई आपसे पूछेगा कि हिंदी में कितने भेद है, तो आप सिर्फ 2 ही बोलेंगे, आप उभयलिंग का उपयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनसे आपको स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग में समझने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब जैसे कि वहाँ पर कुछ शब्द आ जाते हैं कि इस शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा या फिर इस शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, वो कुछ अलग से शब्द दे देते हैं। जैसे कि पंडित, पंडिताइन ये सब तो हम जानते ही हैं, राजा-रानी ये भी हम जानते हैं, नौकर, नौकरानी इतने ईज़ी-ईज़ी शब्द तो आप सभी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कुछ अलग होता है। तो मैंने यहाँ पर केवल उन्हीं शब्दों को लिखा हुआ है, ताकि आप इन्हें एक बार रीड करके या फिर याद करके जा सकें, ताकि एग्ज़ाम में आप इनके सही उत्तर को ही चिन्हित करें। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? तो भवानी का पुल्लिंग हो जाएगा आपका भव। बाबू का क्या हो जाएगा? बबुआइन। पंडा का क्या हो जाएगा आपका? पंडाइन। हरिण का क्या हो जाएगा? हरिणी। एकाकी का क्या हो जाएगा? एकाकिनी। हितकारी का हितकारिणी। बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती। भगवान भगवती। बहनोई का हो जाएगा बहन। आचार्य का हो जाएगा आचार्या। कर्ता का हो जाएगा कर्त्री। यहाँ पर आपको स्पेलिंग पर जरूर ध्यान देना है। अब जो ये स्पेलिंग है, ये आपकी जो वर्तनी वाला आपका चैप्टर होता है उसके अंदर भी काम आएगी और इसके अंदर भी काम आएगी। वर्तनी के अंदर वो शब्द कहीं से अलग से निकाल के नहीं लाते, जो आप नॉर्मल हिंदी पढ़ते हो उसमें से जो शब्द होते हैं वो वर्तनी के अंदर उन्हें दे देते हैं। तो वर्तनी के टॉपिक को आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अपने जो बाकी टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से विद स्पेलिंग पढ़ रहे हैं। उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी आपको लिख कर ही करना चाहिए। जैसे कि कर्ता की क्या हो गई? कृत्री। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, वो कृत्री को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये ऊपर वाला रे भी याद रखना है। इसी प्रकार वक्ता का क्या हो जाएगा? वक्त्री। नेता का क्या हो जाएगा? नेत्री। दाता का क्या हो जाएगा? दात्री। ये आपको याद रखने हैं। मक्खी नर मक्खी होता है। कभी भी जो मक्खी है वो नर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर हमें नर मक्खी के लिए मतलब अगर हमें मेल मक्खी की बात करनी है तो हम क्या लिखेंगे? नर मक्खी लिखेंगे। और अगर हम खाली मक्खी लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर खरगोश बोल रहे हैं हम खाली, तो इसका मतलब वो फीमेल है। मानिए वो फीमेल नहीं, सॉरी गलती हो गई। वो क्या है? एक पुरुष है। अगर खाली खरगोश शब्द लिखा है तो वो किसे इंगित करेगा? पुरुष को इंगित करेगा। अगर हमें उस स्त्री के बारे में बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे? मादा खरगोश बोलेंगे। इसी प्रकार भालू जो है वो केवल मेल को यानी पुरुष को संबोधित करेगा, स्त्री को संबोधित किया जाएगा मादा भालू के द्वारा। गैंडा पुरुष को संबोधित करेगा और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मादा गैंडा। विद्वान का हो जाएगा विदुषी। बिलाव ये आ सकता है कि बिल्ली का क्या होता है? कुछ बच्चों ने बिलाऊ पढ़ा होगा,
तो बिलाव नहीं होता बल्कि क्या होता है? बिलाव होता है, ये आपको याद रखना है। वीर का हो जाएगा वीरांगना, कवि का हो जाएगा कवयित्री। कवयित्री की स्पेलिंग अच्छे से देखिए क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर देते हैं गलती से कवियित्री को सही मान लेते हैं और इसे टिक कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ये आपका व है इसके ऊपर मात्रा नहीं आएगी। अगला है आपका, यहाँ तक तो वे शब्द थे जो कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदले जा सकते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा या तो स्त्रीलिंग ही होंगे या फिर पुल्लिंग ही होंगे। उन शब्दों को भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। जैसे कि आपकी जितनी भी भाषा हो गई, जैसे कि हिंदी, अगर हिंदी शब्द का कहीं प्रयोग किया गया तो ये क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। रोमन, तो रोमन भी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। जो आपकी बोली होगी जैसे कि खड़ी बोली, अपभ्रंशी, मागधी, अर्धमागधी, ये सब भी जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं? आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। जो लिपि है, लिपि जैसे कि आपकी देवनागरी लिपि, तो देवनागरी जो है, अंग्रेजी जो है, इस प्रकार के शब्द आपके किसके अंदर चले जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर चले जाएंगे। अगला है आपका तिथियां, जितनी भी तिथि होती है जैसे कि एकदा होती है, त्रयोदशी होती है, तो ये सब जो शब्द होंगे ये कैसे शब्द हैं? आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। जितने भी ग्रह होते हैं, उनके नाम वैसे तो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी एक अकेला ऐसा ग्रह है जिसका नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। जितने आपके नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र जैसे कि आपके 9 नक्षत्र होते हैं, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, तो जो ये नक्षत्रों के नाम होते हैं, ये भी आपके किसके अंदर जाएँगे? स्त्रीलिंग के अंदर जाएँगे। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि कोयल, मैना, चील, मतलब इनका पुल्लिंग होता ही नहीं है। लिखावट जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है। पखावज भी स्त्रीलिंग शब्द है। मंझधार, संतान, फुटपाथ, स्कूल, हरकत, सनक, ऋषिका, सुबह, दोपहर, शाम, ये प्रहर के जो आपके नाम होंगे ये भी क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। वैसे तो जो आपके वार होते हैं, वार माने जो दिनों के नाम होते हैं, जो मास महीनों के नाम होते हैं, जो पर्वतों के नाम होते हैं, ग्रहों के नाम होते हैं, वो सब किसके अंदर जाएँगे? पुल्लिंग के अंदर जाएँगे। लेकिन मास में, वार में और जो दिन का समय है, सुबह, दोपहर, शाम, इसमें अंतर होगा कि जो सुबह, दोपहर, शाम होंगे वो आपके स्त्रीलिंग के अंदर जाएँगे, लेकिन जो महीनों के नाम होंगे जैसे कि जनवरी, जैसे जनवरी का महीना आ गया है, आ गई है हम इसे नहीं कहेंगे, जैसे कि वार है, सोमवार का दिन आ गया है, तो सोमवार क्या हो गया? आपका पुल्लिंग हो गया। ग्रह जैसे कि मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, ये सब क्या होंगे? आपके पुल्लिंग हो गए। जो पेड़ों के नाम होंगे जैसे कि आम, चीड़, ये सब भी किसके अंदर जाएँगे? आपके पुल्लिंग के अंदर जाएँगे। जो अनाजों के नाम होंगे, अनाजों के नाम जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब भी क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। जो द्रवों के नाम होते हैं जैसे कि पानी, दूध, जैसे कि पानी बहता है, दूध बहता है, ये सब भी किसके अंदर जाएँगे? आपके पुल्लिंग शब्दों के अंदर जाएँगे। रत्नों के जो नाम होते हैं, रत्नों के नाम जैसे कि आपकी जो मणि है, वो सब भी किसके अंदर जाएँगे? आपके पुल्लिंग शब्दों के अंदर जाएँगे। जो शरीर के अंगों के नाम है, शरीर के अंगों के नाम जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि तन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है पुल्लिंग, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कोई आपसे पूछे कि आँख कैसा शब्द है? तो आँख क्या है? शरीर का अंग है, तो ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नाक, मुँह, होठ, ठोड़ी, ये सब क्या हैं? आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। इसी प्रकार मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो हमेशा पुल्लिंग होंगे जैसे कि समुद्र, देश, जो देशों के नाम है जैसे कि भारत, अमेरिका, ये सब भी क्या होंगे? आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। जो भूभाग होते हैं, भूभाग जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि पठार कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि नदी, सॉरी, नदी एक भूभाग नहीं होता। जैसे कि आपका हो गया हिमालय पर्वत का नाम हो गया, तो ये क्या है? एक प्रकार का भूभाग है, तो ये भी किसके अंदर जाएगा? आपका पुल्लिंग के अंदर जाएगा। जो तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू है, ये हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता। जैसे कि मच्छर का हम मछली कह सकते हैं, तो ये मछली-वछली कुछ नहीं होता, मच्छर जो है वो केवल मच्छर ही होता है। इसका मतलब पुल्लिंग को भी हम मच्छर कहेंगे और स्त्रीलिंग को भी मच्छर कहेंगे। तो मच्छर जो है वो किस कैटेगरी के अंदर होता है? वैसे मेनली आपका पुल्लिंग कैटेगरी के अंदर होता है।
किताब, संसद, संतान, सलाद, ऋषि, ये सब किसके अंदर आएँगे? आपके पुल्लिंग शब्दों के अंदर आएँगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब शब्दों को पढ़कर पेपर में अवश्य जाएँगे, क्योंकि इन शब्दों को पढ़ने के बाद आपको और शब्दों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब शुरू करते हैं आपका अगला टॉपिक, जो है वचन। अब वचन क्या होते हैं? किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द क्या हो गए? आपके वचन हो गए। अगर चीज़ अकेली है तो किसके अंदर चली जाएगी? एक वचन के अंदर। अगर एक से ज़्यादा है तो क्या हो गई? बहुवचन। लेकिन इनमें भी मैंने सिलेक्टेड चीज़ों को ही लिखा हुआ है। सर ने मुझे ऐसी चीज़ें बताई जो कि केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आपकी बहुत सारी चीज़ हो जाएँगी, जैसे कि मैं आपका मेज़ का मेज़ें लिख लेती, कुर्सी, कुर्सियाँ, टोपी, टोपियाँ। लेकिन ऐसे शब्दों को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतने कॉमन से शब्द जो हैं वो एग्ज़ाम में आम तौर पे नहीं आते। वो कुछ डिफरेंट वर्ड आपको देते हैं, जिसे देखने के बाद आप सोच में पड़ जाए कि अरे भई ये एकवचन के अंदर जाएगा या बहुवचन के अंदर। तो मैंने अपनी इस क्लास के अंदर सिर्फ़ उन्हीं शब्दों को शामिल किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो कि एकवचन के अंदर क्या होंगे और बहुवचन के अंदर क्या होंगे। जैसे कि आपका कलम है, तो कलम का हो जाएगा कलमें, शाला का हो जाएगा शालाएँ, टोपी का हो जाएगा टोपियाँ, कर्मचारी का हो जाएगा कर्मचारी वर्ग। यहाँ पर कर्मचारी का कर्मचारियों आप नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? कर्मचारी वर्ग। अगर एक कर्मचारी है तो उसे कहेंगे कर्मचारी, अगर बहुत सारे कर्मचारी आप हो गए तो कहेंगे उसे कर्मचारी वर्ग। इसी प्रकार अकेले लेखक की बात हो रही है तो लेखक, और बहुत सारे लेखक हो जाएंगे तो लेखक गण। ये आपको याद रखना है कि लेखक का बहुवचन होगा लेखक गण। इसी प्रकार आपका देव का हो जाएगा देवगण, सुधी का हो जाएगा सुधीजन, शिक्षक का हो जाएगा शिक्षकगण, नारी का हो जाएगा नारी वृंद। जो ये वृंद है, ये भी एक से ज्यादा को संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है। मित्र का क्या हो जाएगा? मित्र गण। तो आपको याद रखना है कि एक वचन को बहुवचन में हम कैसे बदलेंगे। लेखक का आ गया तो लेखक गण, शिक्षक का आ गया तो शिक्षक गण। नॉर्मल तो हमारे पास बहुत सारे शब्द है जिनके बहुवचन बनाने को वो दे सकते हैं, लेकिन आपको थोड़े अलग वाले शब्द भी याद होने चाहिए, इसलिए मैंने इन शब्दों को यहाँ पर सम्मिलित किया है। आगे हैं आपके कुछ ऐसे शब्द जो कि हमेशा एकवचन में ही प्रयोग होंगे। जैसे कि आपका शब्द है क्रोध। तो जो क्रोध है वो सदा एकवचन में ही लिखा जाएगा। जैसे कि उसे क्रोध आ गया। अगर एक आदमी को गुस्सा आया तो भी हम आ गया ही यूज करेंगे। बहुत सारे आदमियों की बात हो रही है कि मोहन, सोहन और राम को गुस्सा आ गया या फिर क्रोध आ गया। तो आदमी तो बहुत सारे थे, लेकिन उनके लिए हमने आ गया वर्ड ही यूज किया गया। अब आ गया क्या शो कर रहा है? आपका एक वचन को शो कर रहा है। आ गए अगर शो करता तो वो किसे शो करता? आपका बहुवचन को। लेकिन क्रोध का जो प्रयोग है वो हमेशा एक वचन में किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर क्या लिखा है आपका? आ गया। इसी प्रकार जो क्षमा है वो भी एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग और प्रत्येक, ये शब्द आपको याद रखने हैं। वो आपको ऑप्शन देंगे और उसमें पूछेंगे कि इनमें से ऐसा कौन-सा शब्द है जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये याद कर लेना है कि क्रोध हमेशा एक वचन में होगा, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग और प्रत्येक। कुछ वर्ड यहाँ पर छूट गए थे, वो मैंने नीचे लिखे हैं। चाकू, सोदा, जनता और आटा, ये भी हमेशा क्या होंगे? एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। इन शब्दों को आपको याद ही करना है। आगे लिखे हैं कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे, जैसे कि आंसू, केश, जैसे कि उसके केश बिखर गए। समाचार पत्र, दर्शन, उसने दर्शन किए। उसने प्राण छोड़ दिए। उसने हस्ताक्षर किए। तो ये एक ही मात्रा को जो निरूपित करने वाले शब्द होंगे वो किसके अंदर जाएंगे? आपके बहुवचन के अंदर जाएंगे। बाल, लोग, प्रजा, रोम और होश, ये सभी जो शब्द होंगे ये हमेशा कैसे यूज होते हैं? बहुवचन के अंदर यूज होते हैं। तो ये भी आपको याद कर लेने हैं। ये एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में आ जाएगा कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो आप इनमें से जो भी शब्द होगा उसे टिक कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा।
आज का जो आखिरी टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं वो है आपका कारक। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये टॉपिक कारक। कारक का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कारक का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग। ये आप याद रखेंगे। तो कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके कारक। तो कारक क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं किसके बीच में? संज्ञा या सर्वनाम के और क्रिया के बीच में। मतलब काम करने वाला की जगह पर या तो कोई संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। मतलब काम करने वाले का अगर नाम लिख दिया तो वो संज्ञा है, और अगर नाम के बदले यह वह लिख दिया तो वो क्या है? सर्वनाम है। अब ये काम क्या कर रहा है या फिर काम किस तरीके से कर रहा है, इसके और काम के बीच में क्या संबंध है, ये बताने वाला जो ये बीच का शब्द होगा यही क्या कहलाएगा? आपका कारक कहलाएगा। तो कारक क्या हो गया? संबंध बताने वाला शब्द हो गया। किसके साथ? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाला। अब जो कारक है इसके कितने भेद हो गए? आपके 8। तो ऑप्शन में आ सकता है कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब आइए चलते हैं इन 8 भेदों को एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका भेद होता है वो होता है कर्ता कारक। इनकी टैगलाइन आपको याद कर लेनी है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे भो। ये आप लोग बचपन से ही याद करते आ रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि अधिकतर बच्चों को ये याद भी होगा। ये बचपन में हम एक गाने के रूप में याद कर लेते थे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर और संबोधन हे अरे वो। जब आप इसे 5-10 बार पढ़ लेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। गाने की तरह याद करने का फायदा ये होगा कि आप इसको इजीली नहीं भूलेंगे। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन गाने जो हैं अगर हम उन्हें बार बार सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, तो वो हमारे दिमाग में फीड हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज को गाने के रूप में याद करेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आप उसे जल्दी से भूलेंगे भी नहीं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो ये कर्ता कारक है ये होता क्या है। अब कर्ता कारक का जो प्रयोग किया जाता है वो काम को करने वाले के लिए किया जाता है। जैसे कि राम ने खाना खाया। खाना खाया, तो यहाँ पर आपका कारक क्या है? ने किसे प्रदर्शित कर रहा है? राम को प्रदर्शित कर रहा है कि खाना किसने खाया? राम ने। तो जो ये आपका राम है ये क्या हो गया? आपका कर्ता। और कर्ता को संबोधित करने के लिए किसका यूज किया है? ने का। तो ने क्या हो गया? आपका यहाँ पर कर्ता कारक। तो अगर किसी भी वाक्य के अंदर आपका ने आ जाएगा तो वो किसके अंदर जाएगा? आपका कर्ता कारक के अंदर जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा उदाहरण है कर्म कारक। जैसे कि राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर जो ये ने है, किसने मारा? राम ने मारा। तो जो ये ने है ये कौन से कारक के अंदर चला गया? आपका कर्ता कारक के अंदर चला गया। और यहाँ पर कर्ता कौन हो गया? आपका राम। राम ने किसे मारा? रावण को मारा। तो जो ये को है इसने किसको निरूपित किया? यहाँ पर कर्म कारक को निरूपित किया। और रावण क्या हो गया? यहाँ पर कर्म हो गया। मतलब राम ने क्या कर्म किया? रावण को मारने का कर्म किया। तो कर्म क्या हो गया यहाँ पर? आपका रावण को मारना। तो ने किसका चिन्ह होता है? कर्ता कारक का। और को किसका चिन्ह होता है? कर्म कारक का। तो जब आप सेंटेंस के अंदर ने को पढ़ते हैं तो आप वहां पर इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर कर्ता कारक है, और जहां पर आपका को उपस्थित होगा वहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा कारक है? कर्म कारक है। इसी प्रकार होता है आपका कर्ण कारक। अगर किसी सेंटेंस में आपका से या फिर के द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना आपका प्रयोग हुआ है तो वहां आपका कौन सा कारक हो जाता है? कर्ण कारक होता है। जैसे कि मैंने चम्मच से खाना खाया। मैंने चम्मच से खाना खाया।
तो यहाँ पर खाना खाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? चम्मच का प्रयोग किया गया। तो अगर हमें ये पता चल जाता है कि काम किसके ज़रिए किया गया है, काम किस चीज़ के द्वारा किया गया है, वहाँ आपका क्या हो जाता है? कर्ण कारक होता है। तो से किसका विभक्ति चिन्ह है आपका? कर्ण कारक का है, तो इस वजह से ये इसमें कौन-सा कारक हो गया आपका? कर्ण कारक हो गया। यहाँ पर आपका सेंटेंस बदल भी सकता है, जैसे मैंने चम्मच के द्वारा खाया भी कहा जा सकता है। मैंने चम्मच के ज़रिए खाना खाया, मैंने चम्मच के साथ खाना खाया। इसी प्रकार अगर आपका किसी सेंटेंस में आ जाए कि मैंने चम्मच के बिना खाना खाया, तो के बिना भी आपका किसके अंदर जाएगा? कर्ण कारक के अंदर जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अगला होता है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के आपको होता है के लिए, इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है आपका के लिए। जैसे कि राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये किसके अंदर चला जाएगा? आपका संप्रदान कारक के अंदर चला जाएगा। अब कभी-कभी बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने राम ने रावण को सीता के लिए मारा। तो वैसे तो यहाँ पर आपके 3 विभक्ति चिन्ह या फिर कारक यूज़ हुए हैं, जैसे कि ने, को और के लिए। अब अगर आपसे एग्ज़ामिनर पूछ ले कि इसमें कौन-सा कारक है भई? तो ऑप्शन में तो वो आपको एक ही कारक के बारे में पूछ रहा है, तो आप इन तीनों में से जो मेन फ़ोकस है वो किसे दोगे? ने के हिसाब से आप बताओगे, को के हिसाब से आप बताओगे या फिर के लिए के हिसाब से आप बताओगे? तो आपको याद रखना है कि हमेशा जो आप कारक बताना शुरू करोगे वो पीछे से, जो सबसे लास्ट वाला कारक आपका यूज़ हुआ है उसके हिसाब से आप कारक बताएँगे। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि राम ने रावण को सीता के लिए मारा में कौन-सा कारक है? तो के लिए के हिसाब से आप क्या बताएँगे इसमें? संप्रदान कारक। अगर होगा राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा, यहाँ पर को लास्ट वाला है तो इसके हिसाब से आप इसमें क्या बता देंगे? कर्म कारक। और अगर होता है सिर्फ राम ने मारा, तो ने के हिसाब से आप बताएँगे कर्ता कारक। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। अब अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है और कर्ण कारक का भी आपका विभक्ति चिन्ह से था, लेकिन इन दोनों में अंतर सिर्फ ये होता है कि जो कर्ण कारक है, वो साथ को निरूपित करता है और अपादान कारक अलग होने के भाव को निरूपित करता है। जैसे कि मैंने चम्मच से खाया, तो खाने के साथ चम्मच थी, लेकिन पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। अब पत्ता वैसे तो पेड़ के साथ है, लेकिन गिर गया वो। गिरने का मतलब वो क्या हो गया? उससे अलग हो गया। यहाँ पर अलग होने का भाव है, तो इस वजह से जो ये से है, ये किस विभक्ति के अंदर चला जाएगा आपका? अपादान कारक के अंदर चला जाएगा। तो अगर से का इस्तेमाल साथ दिखाने के लिए किया गया है, तो करण कारक और अगर अलग होने के भाव के लिए किया गया है, तो अपादान कारक। इसी प्रकार अगला है आपका संबंध कारक। संबंध कारक मतलब जो संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाएंगे, जैसे कि का के की, मोहन के चाचा का लड़का, मोहन के चाचा के लड़के या मोहन के चाचा की लड़की। तो का के की अगर आपका आ गया तो किसके अंदर चला जाएगा? संबंध कारक के अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या बताएगा? आपका स्थान बताने के लिए उपयोग किया जाएगा। जैसे कि पेड़ पर कोई बैठा है, तो ऊपर बता दिया यहाँ पर। पानी में मछली है, तो यहाँ पर मछली का स्थान बता दिया गया कि मछली कहाँ है? पानी के अंदर है, में है। तो स्थान बताने के लिए जिसका यूज़ किया गया वो हो गया आपका अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक के चिन्ह क्या हो गए? में, पे, पर। अगर किसी भी लाइन में आपका में, पे, पर यूज़ होता है तो वहाँ कौन-सा हो जाएगा आपका? अधिकरण कारक। इसी प्रकार अगला है आपका संबोधन कारक। अब संबोधन कारक के क्या होंगे? हे, अरे, भो। अगर किसी को पुकार रहे हैं हम, तो उसे पुकारने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो किसके अंदर जाएँगे? आपके संबोधन कारक के अंदर। अचानक अगर हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, जैसे हे, अरे, वो अचानक हमारे दिमाग में एकदम से शब्द आए तो वो किसके अंदर चले गए? संबोधन कारक के अंदर चले गए।
अब यहाँ पर मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा कारक है। इनमें से कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिन्हें आप नॉर्मल देखते ही एकदम से बता देंगे कि इसके अंदर ये कारक है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट है, जिनके अंदर कारक आसानी से हमें देखते ही समझ नहीं आते। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। यहां पर आपको पर दिखाई दे रहा है, तो पर के हिसाब से कुछ बच्चे इसमें क्या लगा देंगे, अधिकरण कारक लगा देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किसी चीज के जरिए की जा रही है, किसी चीज के द्वारा की जा रही है, और वो चीज क्या है, टेलीफोन के द्वारा बात की जा रही है। और आपका जो के द्वारा था वो किसके अंदर जाता था, करण कारक के अंदर जाता था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि के द्वारा अगर भाव सेंटेंस का निकल के आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका कर्ण कारक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको गलती से अधिकरण कारक नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, करण कारक लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्थान बताने के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अगर पर का प्रयोग स्थान बताने के लिए प्रयोग किया जाता तो क्या हो जाता है, आपका अधिकरण कारक। अगला है आपका घोंसले में चिड़िया है। अब यहाँ पर चिड़िया की स्थिति या फिर उसका स्थान बताने के लिए में का प्रयोग किया गया, तो ये आपका इजीली किसके अंदर चला गया, अधिकरण कारक के अंदर। अगला है आपका, यह ताले की चाबी है। अब ताले की चाबी है। अब वैसे तो इस की को देखकर आप डायरेक्टली इसे किसके अंदर डाल सकते हैं, संबंध कारक के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि संबंध के उदाहरण क्या होते हैं आपके, का, के, की। लेकिन लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो चाबी है, चाबी का निर्माण किस चीज के लिए हुआ है, ताले के लिए हुआ है। यहाँ पर के लिए भाव निकल के आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए। चाबी का निर्माण किसके लिए किया गया, ताले के लिए। इसी वजह से यहाँ पर कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ पर जो भाव निकल के आ रहा है वो क्या है, आपका के लिए। अगला है आपका, वह अरुण के लिए मिठाई लाया। यहाँ पर के लिए सामने से लिख दिया है तो भी इसके अंदर क्या हो गया, संप्रदान कारक। राम सीता से सुंदर है, यहाँ पर दोनों में तुलना कर दी गई, दोनों को अलग कर दिया गया, तो अलग होने का भाव हो गया, तो क्या हो गया आपका अपदान कारक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से, मतलब बस से का यहाँ मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बच्चे बस के द्वारा होते ही आपका किसके अंदर चला जाएगा, ये करण कारक के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर से अलग होने का भाव नहीं दर्शा रहा, बच्चे बस के साथ ही पाठशाला जा रहे हैं, साथ होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, करण कारक। अगला है आपका, वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा, इसमें आपका कौन सा हो गया, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। जगह आपको बताई है, स्थान का यहाँ पर जिक्र किया गया है, इस वजह से क्या हो गया, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है, माँ का लड़का कहाँ गया। का के की किसे दर्शाते हैं, संबंध को, इस वजह से इसके अंदर क्या हो गया, संबंध कारक। इसी प्रकार है आपका अगला, उसने टेढ़ी चाल चली। इसमें कर्ता है आपका, इस वजह से किसके अंदर हो गया, कर्ता कारक, क्योंकि ने आपका आया है, ने किसका विभक्ति चिन्ह है, कर्ता कारक का। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, मास्टर जी किस स्थान पर बैठे हैं, स्थान का यहाँ पर भाव आ रहा है, तो अधिकरण कारक हो गया। कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, यहाँ पर जो आपका पर है वो स्थान को दर्शाने के लिए यूज नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि सुना किसके द्वारा जाता है, कानों के द्वारा सुना जाता है। तो कानों के द्वारा सुनी बातों पर यकीन मत करो, ये भाव इस सेंटेंस के अंदर निकल के आ रहा है, तो इसमें हो गया आपका करण कारक। ये बात आपको याद रखना है कि अगर पर और में का जो इस्तेमाल है वो जगह को निरूपित करने के लिए किया गया है तो वो अधिकरण के अंदर जाएगा। यदि वो साधन के बारे में बता रहा है कि बात सुनने का साधन क्या है, कान, तो वो किसके अंदर जाएगा, करण कारक के अंदर जाएगा। अगला है आपका, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। अब बहन को संबंध बताया यहाँ पर, तो संप्रदान कारक,
यहाँ पर कुछ बच्चों को देखकर ये लगेगा कि इसके अंदर क्या है, संबंध हो गया, लेकिन यहाँ पर पुस्तक के और बहन के बीच के संबंध को नहीं बताया गया। यानी जो हरि मोहन है वो पुस्तक किसके लिए लाया है, अपनी बहन के लिए लाया है। तो के लिए का भाव होने की वजह से ये क्या हो गया, संप्रदान कारक होगा। वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया मतलब वो अलग हो गया, घर और बाहर अलग अलग चीजें हो गई तो हो गया अपदान कारक। हरि मोहन को मारता है, को विभक्ति चिन्ह के कारण क्या हो गया, कर्म कारक। माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, मतलब माँ ने बच्चों के लिए, यहाँ पर जो को है इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। के लिए का भाव अगर आता है सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान कारक। तो जो को के प्रयोग है और जो पर के प्रयोग है वो आपको याद रखने हैं कि पर का प्रयोग अगर साधन के लिए किया जा रहा है तो हो जाएगा आपका करण कारक, और पर का प्रयोग अगर स्थान के लिए किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। इसी प्रकार अगर आपका को का जो प्रयोग है वो संबंध के लिए या फिर कारण के लिए बताया जा रहा है तो वो किसके अंदर चला जाएगा, आपका संबंध कारक के अंदर चला जाएगा। और अगर को अगर को का प्रयोग के लिए के भाव को दर्शाने के लिए किया जा रहा है तो वहां पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। उम्मीद करती हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, एक बार इन्हें रीड कर लेते हैं। जैसे कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है आपकी, मित्रता। अगला है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस पूरे सेंटेंस में संज्ञा क्या है आपकी, नदी। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, क्योंकि जो राज्यपाल है एक राज्य के राज्यपाल को भी राज्यपाल कहेंगे, दूसरे राज्य के राज्यपाल को भी राज्यपाल कहेंगे, तो जो राज्यपाल है वो पूरी कौम को निरूपित कर रहा है, इस वजह से हो गया जातिवाचक। मनुष्यता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, क्योंकि मनुष्यता को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अगला है जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है वो कौन सा शास्त्र होता है, आपका व्याकरण शास्त्र। और व्याकरण शास्त्र के रचयिता कौन है, पाणिनि। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, सुंदरता और सौंदर्य दोनों होंगी। उसने पत्र लिखा में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है में कौन सा सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक, क्योंकि पक्का पता है कि ये पतंग किसकी है, मेरी है, ये निश्चित है। अगला है आपका घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, अपने आप अधिकार को दिखा रहा है तो इसमें हो गया निजवाचक। आप भला तो जग भला, आप शब्द किसका था, निजवाचक का, तो ये किसके अंदर चला गया, निजवाचक सर्वनाम में। कोई दरवाजे पर खड़ा है, हमें ये तो पता है कि दरवाजे पर खड़ा है जरूर कोई ना कोई, लेकिन ये नहीं पता कि कौन है, तो इस वजह से ये किसके अंदर चला गया, अनिश्चयवाचक के अंदर चला गया। इसी प्रकार आपका अगला है जो करेगा सो भरेगा, जो और सो जो है वो संबंध बताते हैं, तो ये हो गया आपका संबंधवाचक संज्ञा सर्वनाम। तू तुम आप तुझे तुम्हारा, इन सब में कौन से सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। लेखक और श्रोता किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, उत्तम पुरुष के अंदर। और जो पाठक या श्रोता होता है वो किसके अंदर जाता है, मध्यम पुरुष के अंदर। ये कुछ प्रश्न थे आपके संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित जिसे हमने आखिर में डिस्कस किया। तो आज की क्लास के अंदर हमने अपने 5 टॉपिक कवर किए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और कारक। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनके ऊपर कम से कम एग्जाम में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आप उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो उम्मीद है कि मुझे आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।